नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर ब्रेक करने जा रहे हैं। जी हां, दामाद आयोग, तथाकथित दामाद आयोग, जी हां, दामाद आयोग भंग हो सकता है, क्योंकि जिस नीतीश कुमार पर कभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा, उन पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है और कहा यह जा रहा है कि एनडीए सरकार यह नेशनल दामाद आयोग बन गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि विपक्ष कह रहा है और हमारे सूत्र बता रहे हैं, और खास तौर पर यह न्यूज हमारे रिपोर्टर ब्रेक कर रहे हैं पटना से कि यह दामाद आयोग भंग होने जा रहा है। हो सकता है उनकी बात जेडीयू के टॉप सोर्सेस से हुई है और दामाद आयोग भंग होगा तो यकीन मानिए जिन तीन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जी हां, जिन तीन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है उसमें एक है मृणाल पासवान। और मृणाल पासवान कौन है? तो आपको पता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई मृणाल पासवान को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इसको भंग करने जा रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के इमेज पर बहुत बड़ा डेंट पहुंच रहा है और आरजेडी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। और दरअसल ये रिपोर्ट जो है वो हमारे रिपोर्टर पटना से बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी खास खबर है। लेकिन पहले हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से पटना में इसको लेकर के राजनीतिक माहौल गर्म है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जेडीयू के भीतर क्या चल रहा है हमारे रिपोर्टर आपको बताएंगे। पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, अशोक चौधरी क्या जवाब दे रहे हैं, बीजेपी इसके बारे में क्या कह रही है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अंदर खाने जेडीयू में क्या कुछ चल रहा है, वो हम आपको बताएंगे। तो पहले आइए सुनिए तेजस्वी यादव को, अशोक चौधरी को और बीजेपी के प्रवक्ता को। यही भूजा पार्टी वाला लोग अपने रिश्तेदारों को, जमाइयों को, सबको सेट कर दिया। और निशांत जी की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो ये भूजा पार्टी वाले लोग षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनको राजनीति में नहीं आना देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग सत्ता का भुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। यही हो रहा है बिहार में। ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे क्या हो रहा है, हम तो खाली धैर्य बना करके रखें कि बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार पूरी तरीके से गिर जाने दीजिए, बोल लेने दीजिए उन लोगों को जितना हम लोगों को गाली देना है। उसके बाद एक एक लोगों का चिट्ठा हम रखे हैं, जनता के सामने हम पेश करें। आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कब से चुनाव लड़ रहे हैं। जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब आप एमओआई पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया। पिता चरवाहा विद्यालय खोलकर पशुओं का चारा खा गए। लगता है कि जनाब का तेजस्वी यादव जी का उससे पेट नहीं भरा। अब ये चरवाहा आयोग बनाकर बाकी भेड़ बकरियों का हिसाब करना चाह रहे हैं। साहब, बिहार की जनता पहले आपकी शासनकाल में जो भेड़ बकरियों का चारा खा गए उसका हिसाब चाह रही है, और आपको चरवाहा विद्यालय सरकार बनाने के बाद आप बनाएंगे ये चरवाहा आयोग, तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि भेड़ बकरी गिरने का ठेका किस परिवार को मिलेगा। दरअसल आप जो बिहार को पुनः जंगल राज की ओर ले जाना चाह रहे हैं वो संभव नहीं है। बिहार में अब आईआईटी खुल रहा है, एम्स खुल रहा है, आईआईएम खुल रहा है। अब यहाँ चरवाहा विद्यालय और चरवाहा आयोग की जरूरत नहीं है। दिवा स्वप्न देखना बंद कर दीजिए। चलिए, आप कुछ भी जवाब दे दीजिए। विजय सिन्हा ने तो और भी जोरदार तरीके से इस बात को आगे रखा है
कि पहले तो ससुराल पार्टी था, सौ से साधु, ससुराल, सु से सुभाष, रौ से रबड़ी और लौ से लालू। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले तो ससुराल पार्टी चलता था और ये जंगल राज के प्रिंसिपल के सुपुत्र इस तरह का आरोप एनडीए पर लगा रहे हैं। ये विजय सिन्हा आक्रामक तरीके से आरजेडी पर आरोप मढ़ रहे हैं। पर मैं आपको अंदर की खबर बताने जा रहा हूं कि नीतीश कुमार अपने ऊपर लग रहे इन आरोपों से क्या बचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता इस बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इनकी जो बात हुई है टॉप सोर्सेस से कि जिस तरीके से जीजा दामाद आयोग को लेकर के बिहार में चर्चा आम है, परिवारवाद का आरोप लगाने वाली एनडीए के खिलाफ जिस तरीके से आरजेडी एग्रेसिव है, ये जीजा दामाद आयोग जल्द ही भंग होने जा रहा है। ये कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर पटना से सुजीत श्रीवास्तव। हम सीधा लिए चलते हैं क्योंकि और दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत श्रीवास्तव पटना से, श्याम किशोर चौबे जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ मृत्युंजय शर्मा जी। श्याम किशोर चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मृत्युंजय शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। सुजीत, आपका भी स्वागत है, आप पटना से मौजूद हैं। आप एक बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहे हैं। आप ये बताइए कि दरअसल क्या वाकई जिस तरीके से आरजेडी जीजा और दामाद आयोग को बताते हुए एनडीए पर तंज कस रही है, एनडीए के नारे परिवारवाद की धार को कुंद कर रही है और इसलिए अब नीतीश कुमार इस बारे में फैसला लेने जा रहे हैं। सुजीत, ये आप बताइए दरअसल चल क्या रहा है जेडीयू के भीतर? देखिए पंकज जी, बिल्कुल सही बात है। जिस दिन से आयोग में सदस्यों के या फिर अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई है, उस दिन से विपक्ष जो है तलवार खींच चुका है। विशेष रूप से तेजस्वी यादव जो है लगातार हमलावर मूड में है और इसमें कहीं कोई शक नहीं है अभी तक के राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कि एनडीए बैकफुट पर है। भले आप जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी बातें कह दे, बहुत सारे तर्क दे दे, बहुत कुछ कह दे कि फलाने ने क्या किया, ढिमाके ने क्या किया, लेकिन आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अभी एनडीए के लिए ये गले की फांस बन चुकी है जिन भी नामों की घोषणा हुई है। और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, बिल्कुल सही बात है। टॉप सोर्सेस से मेरी बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश कुमार बहुत हार्ड डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, इसको इस चीज से समझने के लिए मेरी जदयू के जिन टॉप सोर्सेस से बात हुई थी, उन्होंने एक लाइन कहा था, वो लाइन बहुत मायने रखता है और वो लाइन ये था कि नीतीश कुमार ने अपनी पूरी जिंदगी परिवारवाद के अगेंस्ट में की है। यानी कि राजनीति में कभी उनके ऊपर आप कोई भी दाग लगा सकते हैं, परिवारवाद का दाग नहीं लगा सकते हैं। नीतीश कुमार इस चीज को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। ये आपको एक और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं देना चाहूंगा पंकज जी, कि जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो भावावेश कहिए या इमोशन कहिए, जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत मजेदार बात कह दी। उनका ये कहना था कि जो भी नियुक्तियां हुई है शायद उसमें नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है पंकज जी, और ये बात मैं फिर आगे विस्तार से बताऊंगा कि ऐसे क्या मसले रहे, क्या मामले रहे कि आखिर नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और वैसे कौन सी तारीख है जिसके बाद से इन नाम के ऊपर ग्रहण लग सकता है जिनका सिलेक्शन किया गया। क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी ये भी सामने आ रही है कि फलाने तारीख के बाद से कभी भी इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है पंकज जी कि नीतीश कुमार के ऊपर जिस चीज को लेकर के विपक्ष हमला कर रहा है उसको नीतीश कुमार की पार्टी सहने के मूड में नहीं है। कभी भी डिफंक किया जा सकता है नहीं, या इन नहीं, नामों नहीं, को हटाया वो जा बात सकता आप है। कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ऐसा कह रहे हैं तो क्या ये आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, उनमें शामिल कराए गए, तो क्या नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर यह संभव हो सकता है? या नीतीश कुमार पर जो आरोप लगता है कि अचेत अवस्था में, ये प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं, तेजस्वी यादव भी घुमा फिरा कर कहते भी हैं, कई बार साफ कहते हैं, तो क्या नीतीश कुमार को सामने रख करके इस तरह की राजनीति
की जा रही है, उनके अपने लोग ही अपने हित को आगे रख रहे हैं और पार्टी के इंटरेस्ट को पीछे रख रहे हैं। मृत्युंजय शर्मा जी, सीधा सवाल आपसे, जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर सुजीत श्रीवास्तव पटना से बता रहे हैं कि दामाद जीजा आयोग भंग होने वाला है। जिस नीतीश कुमार पर कभी भी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा, राजनीति के अंतिम, आप कह लीजिए कि वो अंतिम पड़ाव पर है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि परिवारवाद का आरोप लगे। वैसे मैं आपको बताऊं, जब ये बात उठती है कि निशान चुनाव में आएंगे तो तब क्या परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा, पर इसकी चर्चा भी हम करेंगे। पर मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है, और जब दिखाई पड़ रही है तो क्या माना जाए कि दरअसल एनडीए को जब लग रहा है कि जिस परिवारवाद को लेकर के एनडीए हमेशा आरजेडी पे आक्रामक रही है, वही परिवारवाद का मुद्दा एनडीए से छिन जाएगा और उल्टा तेजस्वी एनडीए पर आक्रमण करेंगे, इसलिए जेडीयू को लग रहा है कि नीतीश के इमेज को बचाने की जरूरत है। नीतीश ही तुरुप के इक्के हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, इसलिए अगर नीतीश पर ही सीधा आरोप परिवारवाद का लगेगा तो हम जनता के बीच क्या मुंह दिखाने जाएंगे, क्योंकि 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। पिछले चुनाव में जेडीयू को मिला हुआ परिणाम भी सामने है। नीतीश के लिए बड़ी चुनौती है, इस बार उनको अपनी कुर्सी बचानी भी बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि जेडीयू क्या वाकई ये फैसला इसलिए कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि जेडीयू और खास तौर पर इसके शीर्ष नेता नीतीश कुमार पर बड़ा धब्बा लग रहा है। मृत्युंजय शर्मा। पंकज जी, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसको सीधे सीधे नीतीश जी के परिवारवाद से आप नहीं जोड़ सकते। और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, जो पृष्ठभूमि और इतिहास आप देखेंगे, बिहार में आज जितने भी नेता आप देखेंगे, उसमें से 70 से 80% नेता ऐसे हैं, आप क्रॉस पार्टी लाइंस में बात कर रहा हूं, जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो जब इस प्रकार का डिसीजन आप इस बेसिस पे ले लगेंगे कि राजनीतिक परिवार से आने वाला है, या उनका बेटा, दामाद, बहू, बेटी को टिकट नहीं देना है, या आयोग कमीशन का सदस्य नहीं बनाना है, तो मुझे लगता है 80% आपके नेता ऐसे ही गायब हो जाएंगे। अगर हम उन नेताओं को चुनाव लड़वा सकते हैं, अगर उन नेताओं को हम टिकट दे सकते हैं, तो फिर कमीशन आयोग तो बहुत छोटी चीजें हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर नीतीश जी पे सीधे सीधे ये आरोप लगेगा। दूसरा, मुझे लगता है कि अभी तुरंत ये डिक्लेरेशंस हुए हैं, तुरंत ये नियुक्तियां हुई हैं, इसीलिए, और इस प्रकार का राजद जो तंज कस रही है, तो थोड़ा सा एक गर्म माहौल है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रहेगा। अगर आप सिर्फ उसको हफ्ता भर या 10 दिन छोड़ देंगे, आप देख लीजिएगा ये डाई डाउन कर जाएगा। मुझे लगता है कि एक बार जब घोषणा हो गई है, और इस चीज को हमें मान कर चलना होगा कि घोषणा हुई है तो नीतीश जी के सहमति से ही घोषणा हुई होगी। वो कोई नहीं कह सकता कि नहीं, उनकी सहमति या उनकी जानकारी के बिना घोषणा हो गई, वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा ये बोलना। तो अगर वो सहमति है और उसको बैक ट्रैक आप करेंगे, तो मेरे ख्याल से और उल्टा पड़ेगा। इसका सबसे साधारण उपाय जो मुझे साफ साफ दिखता है वो ये है कि इस चीज को आप इग्नोर कर दें। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इनफैक्ट इस सरकार में नहीं, पिछली सारी सरकारों में आप चल जाए, और 90 के दशक में खास करके जब राजद की सरकार थी, जब जनता दल उसके बाद राजद की, उसमें तो आप आयोग कमीशन देख लेंगे तो भरे पड़े होते थे विशेष जाति से और विशेष परिवार के लोग। तो ये इतिहास रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं रही है। सब लोग जानते हैं कि जो आयोग और कमीशन होते हैं उसमें लोग एडजस्ट किए जाते हैं। सिंपल सा टर्म होता है कि जो राजनीतिक रूप से आपसे नाराज चल रहे हैं, थोड़े हाशिए पर चल रहे हैं, उनको आप एडजस्ट कर देते हैं किसी प्रकार से। मेरे ख्याल से सबसे साधारण और अच्छा उपाय रहेगा इस गठबंधन के लिए कि एक तो जो वापस से अटैक चल रहा है वो तो है ही कि लालू परिवार खुद से उन्होंने परिवारवाद की जो पराकाष्ठा होती है वो दिखाई है। इनफैक्ट अपने सारे वो रोहिणी को अगर वो सिंगापुर से ला के चुनाव लड़वा सकते हैं, तो इसमें तो कम से कम जो लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार से राजनीति से जुड़े रहे, कुछ वर्षों से राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं, तो वो कम से कम उनका डिफेंस रहेगा। तो हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे ख्याल से मुद्दा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा पंकज जी, अगर इस प्रकार से छोड़ दिया जाए तो। नहीं, आप कह रहे हैं कि हफ्ते भर से ज़्यादा ये मुद्दा बहुत सीरियस नहीं रहेगा। मैं श्याम किशोर चौबे जी के पास जाना चाहूँगा। दरअसल मैं आप दोनों को सुन करके ही श्याम किशोर चौबे जी के पास जाना चाहता था, क्योंकि परिवारवाद का मुद्दा झारखंड में भी नहीं चला था। श्याम किशोर जी, जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू चुनाव मैदान में उतर गई, चंपई सोरेन के सुपुत्र उतर गए, इतने लोग उतर गए
कि बीजेपी का परिवारवाद बैकफायर कर गया, बीजेपी बुरे तरीके से हारी। आपको लगता है कि नीतीश कुमार ये धब्बा अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे और शायद यही वजह है कि वो कोर्स करेक्शन करने को तैयार हो गए हैं, ऐसा मेरे रिपोर्टर बता रहे हैं। मेरे रिपोर्टर और भी बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, जो पटना से लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, तरह तरह का न्यूज हमारे सामने लाते हैं। तो श्याम किशोर चौबे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो कह रहे हैं कि जमाई जीजा आयोग भंग होने जा रहा है, इसकी संभावना बहुत बढ़ गई है। जेडीयू के टॉप सोर्सेस से इनको पता चला है, बड़े नेता ने यह बात कही है। ये बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर सुजीत श्रीवास्तव कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरी जिंदगी नीतीश कुमार पर परिवाद का आरोप नहीं है। अब उनकी सरकार में तीन तीन लोग, कोई चिराग पासवान के जीजा हैं, कोई जीतन राम मांझी के दामाद हैं और कोई इसी तरीके से कुछ हैं। तो सवाल ये उठता है, और इतना ही नहीं, उनके पीए की पत्नी, मतलब जो उनके एडवाइजर हैं, उनकी पत्नी भी एक आयोग की सदस्य बनी है। तो सवाल ये उठता है कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये एनडीए नेशनल दामाद आयोग बन चुकी है, ये आरोप आपको गंभीर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, खास तौर पर चुनाव से पहले जिस तरीके से आरजेडी आक्रामक होती दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि चुनावी नुकसान को समझते हुए नीतीश कुमार ऐसा फैसला वापस ले सकते हैं? देखिए पंकज जी, नीतीश कुमार अगर ये फैसला वापस ले सकते हैं, इन लोगों को रिकॉल कर लें, इनको बर्खास्त कर दें, हटा दें, उससे अब क्या होगा? जो होना था सो हो गया है। कोई आदमी, आप ये सपोज करिए कि कोई कुछ गबन करता है और बाद में पैसे वापस कर दे, तो उसका दोष कम तो नहीं हो जाता है ना। तो जो आरोप लगना था और जो काम होना था वो हो चुका है, पहली बात। इसके बाद एक बात ये भी है कि अभी क्यों, अब सरकार चला चली की बेला में है, मतलब इसका टर्म पूरा होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार चली ही जाएगी फिर नहीं आएगी, लेकिन इस सरकार की तो चला चली की बेला है। ऐसे समय में नियुक्ति करने का क्या मतलब है? ये देखें कि ये आयोग कब से खाली थे। दूसरी बात ये समझनी होगी आम लोगों को कि आयोग होते क्या है, आयोगों का महत्व क्या है, आयोगों का गठन या इनकी संरचना इसलिए तैयार की गई कि ये संबंधित विभाग पर नजर रख सकें, उनकी नीतियों पर नजर रख सकें, उनकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दे सकें, कई अनुशंसाएं कर सकें। ये पब्लिक से जुड़े होते हैं और यही काम ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती है। ये इस कारण केवल बिहार नहीं, केवल बिहार, झारखंड या यूपी में नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में जो राज्यों में आयोग हैं वो देखिएगा डिफंक्ट पड़े हुए हैं या उनको डिफंक्ट बना दिया गया है। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग था, मतलब मैं थोड़ा इररिलेवेंट बात कर रहा हूं आपके सवाल से, एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग था सूचना आयोग। सूचना आयोगों का क्या हाल हुआ? और देखिए बाद में अभी हाल में साल 2 साल, मेरे ख्याल से 2 साल हुआ शायद, या थोड़ा ज्यादा टाइम हुआ या कम हुआ, ठीक से मुझको टाइम नहीं याद है। सूचना आयोग की मतलब जो उसका जो प्रभाव मंडल था उसको खत्म कर दिया गया। उसमें जो चार्म था, जो उसके प्रति लोगों का विश्वास था, उसको खत्म कर दिया गया। और आप पूरे देश में देख रहे होंगे कि सूचना आयोग डिफंक्ट स्थिति में है। झारखंड में तो मेरे ख्याल से सूचना आयोग 5-6 साल से खाली है, वहां कोई है ही नहीं। यही हाल बिहार में भी है, सूचना आयोग की वहां भी रिक्तियां बनी हुई हैं। और जो आयोग हैं वो संबंधित विभाग से जुड़े होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो उनके संसाधन मुहैया कराता है, वो कराता ही नहीं है। अगर नियुक्त भी हो गए लोग तो उनके पास मैन पावर नहीं होता है, स्वतंत्रता नहीं होती है, साधन नहीं होते हैं, वो बेकार केवल एक तरह से तो लाल बत्ती का जमाना गया, लेकिन एक सरकारी गाड़ी और उसके साथ अंगरक्षक पीएसओ मिल जाएंगे और सुविधाएं मिल जाएंगी, इसीलिए है। तो इनका एक अव्वल तो मेरी समझ से अब कोई महत्व रह नहीं गया है। दूसरी बात कि जो नियुक्तियां हो गई, जैसा मृत्युंजय जी ने भी कहा और जैसा आपने भी कहा, अगर ये बात सही है जैसा कि सुजीत जी कह रहे हैं और जैसा उनको वहां के किसी लीडर, पटना के किसी लीडर ने बताया कि नीतीश जी की गैर जानकारी में ऐसा हो गया, तो इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है?
कई आयोगों में अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त कर लिए जाएं और चीफ मिनिस्टर को भनक तक न लगे, तो उस चीफ मिनिस्टर के होने और न होने का फायदा क्या है? वो वहां है किस लिए? बिना चीफ मिनिस्टर की जानकारी के अगर ऐसा हो रहा है तो है किस लिए रे भाई? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मतलब मेरी समझ से ये बेसिर पैर की बात है। बिना चीफ मिनिस्टर की सहमति के, बिना उनके समर्थन के, बिना उनकी जानकारी के ऐसा संभव नहीं है। आयोगों का अध्यक्ष बड़ा पद होता है, छोटा पद नहीं, मामूली पद नहीं होता है। रही बात कि अब ये वापस भी ले लेंगे तो क्या होगा? जो दाग लगना है सो लग चुका है। और परिवारवाद का जहां तक सवाल है, पूरे देश की राजनीति में कोई भी पार्टी हो, अक्रॉस द पार्टी मैं कह रहा हूं, कौन ऐसी पार्टी है जो अब परिवारवाद के घेरे में नहीं है? अब तो ये फालतू की बात है। और अभी जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे जंगल राज और 1990, आप 1990 में कब तक बिचरिएगा जनाब? उसी 1990 के साथ तो आप सरकार भी बना सकते हैं, नहीं बनाए हैं? दो बार बनाए हैं और आप उसको गाली भी दे रहे हैं अभी। उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? जब आप सरकार बना रहे थे आरजेडी के साथ, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ था कि हम जंगल राज के प्रणेताओं के साथ और वो चलाने वालों के साथ हम जुड़ रहे हैं? 90 में तो जंगल राज, मतलब 90 में तो लालू प्रसाद आए ही थे, श्याम किशोर चौबे जी। 89-90 में तो आए ही थे। जब 5-7 साल, 10 साल, 15 साल रहे, तब ना जंगल राज की बात होने लगी। उस समय तो सारी पार्टियां उस तरीके से अगर देखा जाए तो इनको भी कहा जा सकता है कि अरे बीजेपी तब अछूत नहीं थी, बाद में अछूत हो गई। लालू प्रसाद जो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी की मदद से ही बने थे ना। ये भी सच बात है ना। तो ये और जहां तक जंगल राज का सवाल है, तो मैं ये मानता हूं कि 90 से 2005 के बीच का जो शासन काल रहा है, उसके बाद लोग कहने लगे कि जंगल राज है। भाई आईएएस का मर्डर होने लगा, उनके पूरे परिवार का बलात्कार होने लगा, कई सारे नृशंस हत्या होने लगे, कार की चोरी होकर के मुख्यमंत्री निवास में मिलने लगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कार की चोरी वाली बात कई सारे लीडर मेरे साथ अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं, जो उनके साथ कभी काम करते थे। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके का मापदंड सेट किया गया, लोग भूल ही नहीं पाते हैं। जो भी 40 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके जहन से ये सारी बातें निकल ही नहीं रही है। और मुझे लगता है श्याम किशोर जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। मुझे लगता है कि अगर इस बार भी नीतीश कुमार को लोग चुन लेंगे तो यही बड़ा कारण माना जाएगा कि अचेत, अस्वस्थ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार की जनता को पसंद है, लेकिन जंगल राज के प्रिंसिपल लोगों को पसंद नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन हार जाती है तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि लोग, अब जो युवा पीढ़ी आई, उसको अब जंगल राज पसंद नहीं है। उसको लगता है बहुत टाइम मिल चुका था एनडीए को जो डिलीवर करना चाहिए था वो नहीं की, इसलिए लोगों ने नए मुख्यमंत्री को मौका दिया। बहरहाल ये तो बात की बात है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मैं सुजीत के पास फिर से जाना चाहूंगा। सुजीत, ये बताइए, आप कह रहे थे और भी सारी बातें बताऊंगा, ये कब तक होने की गुंजाइश है? और दरअसल अशोक चौधरी के खिलाफ पार्टी के भीतर क्या माहौल है? क्योंकि मेरे पास जानकारी है अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को एलजेपीआर से सांसद बना दिया। और दरअसल अशोक चौधरी चाहते थे कि सनी, आपको मालूम है, सनी हजारी के खिलाफ के लिए जो उनके पिता महेश्वर हजारी कैंपेन कर रहे थे, छुप करके कर रहे थे समस्तीपुर में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन नीतीश कुमार ने कार्रवाई नहीं किया। मेरी जानकारी में ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि विजय चौधरी महेश्वर हजारी के पीठ पीछे खड़े थे। विजय चौधरी को ऐसा लगा कि मेरे क्षेत्र में अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को क्यों प्लांट कर दिया, वहां से एमपी क्यों बनवा दिया, मेरे क्षेत्र में ये तो अतिक्रमण है। और इस तरीके से जो पार्टी के भीतर की राजनीति है वो चरम पर आई। अशोक चौधरी बोलते रह गए, महेश्वर हजारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और महेश्वर हजारी एनडीए में होने के बावजूद अपने सुपुत्र की मदद कर रहे थे। कैमरे के सामने भले ही नहीं आ रहे हो, लेकिन वो मदद कर रहे थे।
पर उसका काउंटर सवाल यह उठा कि अशोक चौधरी जब अपनी बेटी को टिकट दिलवा रहे थे तो क्या नीतीश कुमार से उन्होंने पूछा था? तरह तरह के सवाल जेडीयू के सोर्सेस से ही बाहर निकल रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अशोक चौधरी को लेकर के पार्टी में क्या माहौल है, या वाकई वो कहते हैं ना कि राजा अंधा हो गया हो, जिस तरह की बात कह रहे हो, अचेत हैं, अस्वस्थ हैं, जो विपक्षी आरोप लगाते हैं। क्या अगर मुख्यमंत्री को आयोग का मुखिया कौन बन रहा है ये पता ही नहीं चल पाता है, तो किस तरीके से लोगों के बीच डिफेंड कर पाएगी जेडीयू? पंकज जी, बिहार में बहुत अहम आयोग है महिला आयोग। उसमें एक सुपर आईएएस की मिसेज का नाम उसमें है। आखिर उसमें पति का नाम क्यों नहीं है? ये क्या इशारा करता है? उसमें पिता का नाम है और एड्रेस दूसरे जगह का है। ये क्या इशारा करता है? क्या इस चीज को सीएम जानते होंगे? सीएम जानते होंगे तो क्या सीएम ने इसके लिए सहमति दी होगी कि आप पति का नाम ना दे के पिता का नाम दे? मुझे नहीं लगता कि सीएम ने इस बात को कहा होगा कि आप पति का नाम मत दें, पिता का नाम दे दे और एड्रेस दूसरे जगह कर दे। मैं हैरान होता हूं, मैं मृत्युंजय जी और श्याम किशोर जी, मैं हैरान होता हूं। आप यकीन मानिए, मैं हैरान इसलिए होता हूं कि विपक्ष का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो डीके बोस तो बोलता है पर वो पूरा नाम बोल नहीं पाता है। क्या मजबूरी है? विपक्ष क्यों मजबूर है? या उसको पूरा नाम लेने में डर लगता है क्या? चलिए, हम पत्रकार लोगों के पास सुरक्षा नहीं होती, हम बिना सबूत के बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष का नेता पूरा नाम बोलने से क्यों डरता है? और जब कोई पत्रकार पूछ लेता है कि अरे भाई आप डीके बोस इनको बता रहे हैं, तो वो कहते हैं अरे जब सबको पता है, आपको भी पता है, तो पूरा नाम लेने की जरूरत क्या है? सुजीत जी, तो पंकज जी, मैं ये कह रहा था कि जब उस ताकतवर आईएएस की वाइफ का नाम जब आयोग के सदस्य के रूप में आया, उसमें उसके पति का नाम क्यों नहीं था? इस सवाल को तेजस्वी यादव ने उठाया। अब रही बात आयोग में जो भी नाम आए हैं, उनके ऊपर जो तलवार जो लटकी हुई है, वो क्या हो सकता है? देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मेरी बात हुई है, और जिससे मेरी बात हुई है वो सीएम नीतीश कुमार के खास में से माने जाते हैं। खास क्या खास कह सकते हैं आप, मिलकर मतलब जो बात सीएम चाहते हैं वही वो बात कहते हैं। उन्होंने बहुत देर तक मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई हैं, स्पष्ट रूप से कहा कि जो चीजें हुई हैं ये अंधेरे में रह करके की गई है। ये मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने पूछा भी कि इतनी अहम नियुक्तियां होती हैं, अंधेरे में रह के कैसे हुई? फिर उन्होंने, चूंकि मेरे उनसे संबंध अच्छे हैं, तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि सीएम को कॉन्फिडेंस में मुझे लगता है कि नहीं लिया गया है। अगर वो ये बात कहते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और इस बात का बल इसलिए भी मिलता है पंकज जी कि जब आईएएस की पत्नी का नाम आता है तो उनके पति का नाम क्यों नहीं आता है? सीएम के लेवल पे तो ये खेल नहीं हो सकता है। इस बात का तो इशारा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तेजस्वी भी इस बात को उठा चुके हैं। और रही बात उनको हटाने की, मेरी जिससे बात हो रही थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने तो सीएम से मिलने का वक्त लिया है, मेरी केवल एक मुलाकात की बात है, क्योंकि मैं तथ्यों को रखूंगा, क्योंकि वो जो आदमी है वो तथ्यों पे ही बात करता है। और एक मोटा मोटी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज मेरी जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से 25 तारीख के बाद कभी भी आप इस पूरे मामले में नई खबर सुन सकते हैं, इसलिए कि आप बड़ी बात बता रहे हैं, आप बड़ी बात बता रहे हैं। 30 तारीख के बाद कभी भी इस मामले में नई खबर सुन सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमाई जीजा आयोग भंग हो सकता है, परिवारवाद का दाग मिटाने के लिए सीएम नीतीश कुमार कार्रवाई कर सकते हैं। सुजीत, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी जिनसे बात हो रही थी उन्होंने ये भी कहा कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, नीतीश कुमार डिसीजन लेने में गलती नहीं करते हैं और डिसीजन लेने में देरी नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ठोक बजा के डिसीजन लेते हैं। बात बिल्कुल सही है। आप देखिए, आप पीछे के दौर में देखिए पंकज जी, नीतीश कुमार कौन कौन से डिसीजन ले चुके हैं और कब कब और किस किस हालात में ले चुके हैं। वो छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा डिसीजन लेने में देरी नहीं करते हैं। जब वो एनडीए से महागठबंधन से एनडीए में जा सकते हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार जा सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। उनके लिए कोई इन नामों को हटाना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इशू होगा।
डेंट करने की बात है तो वो उनका डेंट नीतीश कुमार अपने इमेज के ऊपर डेंट कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पार्टी या एनडीए के ऊपर लग जाए इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो अपने इमेज पे डेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं, जिस आदमी से, जिस टॉप सोर्सेस से मेरी बात हुई है, मैं नाम नहीं बता सकता, उनका ये कहना था कि आप श्योर रहिए, आपको बहुत बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। जी पंकज जी, बहुत बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है और 30 तारीख के बाद ये हो सकता है, ये हमारे संवाददाता बता रहे हैं पटना से। अब सवाल ये है कि जो बता रहे हैं वो नीतीश कुमार के करीबी नेता भी हैं, इस बारे में बातचीत करने भी जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई जो दो लोगों के बहनोई या दामाद हैं वो तो अलग अलग पार्टी के हैं। आपको नहीं लगता मृत्युंजय शर्मा जी उन दोनों को समझाना बहुत आसान नहीं होगा? और अगर नीतीश कुमार ये फैसला ले लेते हैं चुनाव से पहले तो शायद नीतीश कुमार एक बार फिर से साबित कर देंगे कि नीतीश इज द बॉस और वो अपने ऊपर लगे हुए किसी भी धब्बे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे किसी का जीजा हो, किसी का साला हो, किसी का दामाद हो, वो अपने ऊपर लगे हुए परिवारवाद के आरोप को बर्दाश्त नहीं करने वाले। और इसीलिए हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इन तमाम मुद्दों की चर्चा जेडीयू के भीतर भी हो रही है। बड़े नेता भी असमंजस की स्थिति में नीतीश कुमार से बात करने का मौका ढूंढ रहे हैं और साथ ही साथ जो उनके पास फीडबैक है उसके मुताबिक ये जीजा और जमाई आयोग कभी भी भंग हो सकता है और 30 तारीख के बाद भंग होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मृत्युंजय जी, देखिए पंकज जी, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि सबसे पहले इसको, ठीक है विपक्ष का काम है इसे एक उठाना, लेकिन आप इसको नीतीश कुमार के ऊपर धब्बा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक तो पहले उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं, मैं मान सकता हूं कि वो मुखिया है इसलिए डिसीजन उनका होगा। लेकिन फिर से आप देखिए, आप इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी आयोग कमीशन बनते हैं और उसमें जितने भी लोग रहते हैं 70 से 80% किसी न किसी राजनीतिक परिवार से होते हैं। इस बार भी जो आयोग और कमीशन बने हैं उसमें आपने देखा होगा कि बहुत चालाकी से इंक्लूड किया गया है कि सारे जितने भी घटक दल है, चाहे वो एलजेपी हो, हम हो, आरएलएसपी हो, जितने भी है, सबके कोई ना कोई व्यक्ति इंक्लूड किए जा सके। अब जब इनके व्यक्ति जनरली इंक्लूड किए जाते हैं तो आप उन पार्टियों के मुखिया से पूछेंगे कि आपकी पार्टी से हम किसी को इंक्लूड करना चाहते हैं, आप नाम भेजिए। ये उसी प्रकार है पंकज जी, जिस प्रकार आप लेट से अगर हम पार्टी को 7 सीट देते हैं या 6 सीट देते हैं तो आप हम पे छोड़ देते हैं कि कौन से 6 आपके टिकट लेने वाले होंगे। उसमें फिर अगर वो अपने बेटे, दामाद, भाई किसी को भी टिकट देते हैं तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। उसी लाइंस पे अगर आप आयोग कमीशन में भी देखेंगे तो उन्होंने नाम दिए होंगे और उन नामों को इंक्लूड किया गया। ये मेरी प्रोसेस की पूरी समझ है। अब देखिए दूसरी तरफ, अगर आप कहते हैं कि इस प्रकार का कोई डिसीजन लिया जाता है और अगर सुजीत जी की बात सही हो जाती है आगे वाले दिनों में कि ये पूरा बैक ट्रैक कर लिया जाता है, तो देखिए इससे दूरगामी इसका प्रभाव होगा। दूरगामी सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा कि अगर इसको बैक ट्रैक किया गया तो जो इमीडिएट नाराजगी है वो तो अलग है, इसके कारण फिर निशांत कुमार की एंट्री की कोई भी संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद अगर एंट्री किसी भी प्रकार से होने की थोड़ी बहुत शुरुआत भी होती है तो सब लोग टूट पड़ेंगे कि जब आपने पिछले आयोग कमीशन सारे बंद कर दिए, उनको उनका रद्द कर दिए नाम, तो फिर इनकी एंट्री कैसे हो सकती है। तो मुझे लगता है फिर से पंकज जी बहुत इंपॉर्टेंट और राजनीतिक रूप से जो सही इसमें कदम यही होगा कि ये जो मुद्दा है, और आम जनता के पास भी आप जाके देखेंगे तो उनकी भी यही समझ है कि जितने भी आयोग कमीशन होते हैं उसमें यही होता आया है और इसको कोई एक बहुत अलग तरीके से आम जनता नहीं देख रही होगी, जो मेरी समझ है। तो आप हफ्ता 10 दिन अगर इसको छोड़ देंगे तो मुद्दा एकदम गौन हो जाएगा, कोई दूसरा मुद्दा तब तक आके इसको ओवरटेक कर लेगा। तो सबसे राजनीतिक सूझबूझ यही होगी कि ये जो भी नाम उठ के आ रहे हैं उसको सत्ता पक्ष डिफेंड करे, उसको विपक्ष अपनी आक्रमण करते हैं, और हफ्ता 10 दिन आप छोड़ दें तो ये मुद्दा फिर रहेगा ही नहीं। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं कि ये मुद्दा फिर वहीं रह जाएगा, इसको हफ्ता 10 दिन इंतजार करने की जरूरत है। श्याम किशोर चौबे जी, क्या आप भी मानते हैं कि अगर नीतीश ऐसा फैसला लेते हैं तो निशांत के लिए रास्ते रोक देंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, निशांत पार्टी में आएंगे? क्योंकि इसका काउंटर लॉजिक तो ये हो सकता है कि भाई पार्टी का डिमांड था और वो चुनाव में उतर रहे हैं, वो हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। कई जगह पर विनय कुमार चौधरी ने अपनी सीट ऑफर कर दी। अगर पार्टी का कार्यकर्ता चाह रहा है और जनता चाह रही है
तो फिर ये आरोप कैसे लगेगा कि ये दामाद पार्टी है, तो ये जीजा पार्टी है, तो परिवारवाद हो रहा है। कम से कम नीतीश कुमार के लोग तो कहेंगे कि अरे भाई वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता ने ही मांग की है, उनके कार्यकर्ताओं ने ही मांग की है कि नीतीश के बाद अगर जेडीयू को कोई बचा सकता है तो वो निशांत है, श्याम किशोर चौबे जी। देखिए, फिर नीतीश जी के पुत्र का राजनीति में प्रवेश बंद हो जाएगा या नहीं, रास्ता खुला रहेगा, ये तो फिलहाल भविष्य की बात है। और अगर वो करते भी हैं तो मेरे ख्याल से अजूबा नहीं है। अब एक बहुत पुरानी मसल है कि रहा न को बिन दांत निपोरे। अब भले लोग भजे किसी के लिए परिवारवाद और बाकी भ्रष्टाचार, मैं ये भी कह रहा हूं भ्रष्टाचार भी, लेकिन कोई इससे बचा नहीं है। राजनीति में रह के कोई अछूता नहीं है, कोई नाम नहीं है। नीतीश जी भले ही ये हो कि अभी तक अपने बेटे को या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में वो नहीं लाए हैं, लेकिन पार्टी के लिए तो बहुत कुछ करते रहे हैं ना, पार्टी के लिए करते रहे हैं। इसके बाद आप ही कई बार चर्चा किए हैं, कर चुके हैं, और हर जगह चर्चा होती है। जब होगा कि वोट जातीय आधार पर मिलता है तो वो क्या चीज होती है, वो भी तो एक तरह से वही बात है ना। तो अब तो सब लोग उसी कीचड़ में सभी डूबे हुए हैं। फर्क ये है कि अपना कॉलर साफ बताते हुए दूसरे का कॉलर गंदा कहना है, बस यही अंतर है। अदरवाइज कोई अंतर इससे पड़ता नहीं है मेरी समझ से। आयोग में नियुक्ति का कोई, अब वो एक तरह से सिरोमोनियल हो गया है। पैसे मिल जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, पीएसओ मिल जाएगा, टेलीफोन मिल जाएगा, खेल खत्म है। उसके बाद उनका कोई काम नहीं है। अभी मृत्युंजय जी बोल रहे थे, मृत्युंजय जी ने तो बहुत इन चीजों को देखा है, सुजीत जी ने भी देखा है, आपने भी देखा है। ये बोर्ड हो चाहे आपका, बोर्ड तो खैर थोड़ी अलग चीज हो गई, या आयोगों की जो सिफारिशें होती हैं, इनके द्वारा जो कहीं कहीं जो दंडात्मक प्रावधान है वो कितना लागू हो पाता है, कहाँ करती हैं सरकारें। अरे सीएजी की रिपोर्ट तक पड़ी रह जाती है, ये तो अलग चीज है। तो इसमें अब विपक्षी पार्टी और खास करके तेजस्वी बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए, ठीक है बोलने दीजिए, ये कर दीजिए, क्या अंतर पड़ता है। अब हटा के और बेइज्जती अपनी कराएंगे, अपनी और कहिएगा कि थूकम फजीहत कराएंगे नीतीश जी। अगर हटाते हैं तो उनकी और ज्यादा थूकम फजीहत होगी कि आपने मतलब राजा बैठा रहा और राजा के घर में चोरी हो गई। सीधी सी बात है ना, ये तो वही हुआ कि डीजीपी के घर में चोरी हो गई। नीतीश जी बैठे हुए हैं और इतने आयोगों में नियुक्तियां हो गई और वो कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब हटाना ही है तो अभी हटाइए, 3 तारीख के बाद क्यों? इतने दिनों तक इस मसले को आप जिंदा क्यों रखना चाहते हैं? इतने दिनों में तो आपकी थुकम फजीहत हो ही जाएगी। तो मुझको नहीं लगता है कि अगर हटाना होता तो तुरंत हटा देते। जैसा कि सुजीत जी ने कहा कि नीतीश जी तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और हार्ड डिसीजन भी हार्ड टास्क मास्टर हैं, डिसीजन ले लेते हैं तुरंत, कितना भी कठिन हो, मतलब चाहे दल बदलना हो चाहे दिल बदलना हो, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। तो फिर इसमें देरी क्यों करेंगे? 3 तारीख बहुत टाइम है, कम नहीं है। 3 तारीख आने में अभी काफी वक्त है। तब तक क्या होगा? और तब तक क्या हटा देंगे तो वो लोग जो हट जाएंगे ऐसे हट जाएंगे, वो कोर्ट नहीं चले जाएंगे। और ऐसा है, मैं बता रहा हूं, झारखंड में एक केस अभी ऐसा चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। और जैसा कि सुजीत जी ने बताया कि नाम को छुपाने का, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं भी नाम नहीं लूंगा, शायद आप लोग समझते होंगे, कम से कम मृत्युंजय जी जरूर जानते होंगे। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, 10-11 साल हो गया। एक नई सरकार आई झारखंड में, और सरकार आई तो उस सरकार के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर एक आदमी दिल्ली से लाके रखे गए और उनकी पत्नी को तुरंत हाई कोर्ट में मतलब सरकारी काउंसिल बना दिया गया। और वो अधिकारी सब जगह कहते फिरे कि ये मत दीजिएगा कि हमारी पत्नी है, उनके पिता का ही नाम चला। बहुत सारे लोग जाने भी नहीं कि उनकी पत्नी हाई कोर्ट में है। और हाई कोर्ट में क्यों रखा गया था ये भी एक अलग मसला है, वहां क्यों नियुक्ति हुई थी। और उसके बाद अभी वो सज्जन सेंट्रल में एक बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री में अच्छे पद पे हैं। तो ऐसा चलता है, अब भारत की राजनीति में सब चलता है बॉस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। हम तो यही कहेंगे, मृत्युंजय जी ठीक सलाह दे रहे हैं कि नीतीश जी अब चुपचाप, और खास करके
मैं मृत्युंजय जी की ही बात का समर्थन कर रहा हूं कि कोई और मुद्दा उछाल दे में क्या है। एनडीए तो मुद्दे उछालने में बहुत तेज है, कोई दूसरा मुद्दा इससे थोड़ा और संवेदनशील कहिए या नहीं नहीं, तो चौंकाऊ मुद्दा ले आओ। वो एनडीए ने उछाल दिया। आप ये जान लीजिए, विजय सिन्हा ने कह दिया कि अरे उनकी तो ससुराल पार्टी है, जंगल राज हाँ, के ठीक है। प्रिंसिपल के सुपुत्र, और ससुराल का हाँ। पूरा फॉर्म भी बता दिया। सौ से जी, जी। साधु, सू से सुभाष, रौ से रबड़ी, लौ से लालू। तो ससुराल पार्टी के लोग कैसे दूसरे पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उस पर विजय सिन्हा ने जोरदार तरीके से प्रहार किया आरजेडी पर और कहा है जंगल राज के प्रिंसिपल के सुपुत्र इस तरह की बात करते हैं। और छोड़िए, अच्छा, दूसरी- जीतन राम मांझी कह रहे हैं वोट दे मुसलमान, राज करेंगे लालू यादव, वोट करें मुसलमान, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तेजस्वी यादव, वोट देंगे मुसलमान, राज्यसभा जाएंगी मीसा दीदी, आपके लिए बहस करेंगे मुसलमान, मंत्री बनेंगे तेज प्रताप। विदेशों से आकर के बड़ा गजब तरीके से लपेटने का प्रयास किया है। विदेशों से आकर वोट करेंगे मुसलमान, सिंगापुर से आकर चुनाव लड़ेंगी रोहिणी आचार्य, रैली में जाएंगे मुसलमान, विधान परिषद में नेता बनेंगी राबड़ी देवी। तेजस्वी जी, आखिर कब तक आप और आपका परिवार मुसलमान भाइयों को अपना गुलाम समझेगा? मुसलमानों का साथ हमारे परिवार का विकास अब यह नहीं चलेगा। अब मुसलमान और दलित आपकी दरी नहीं बिछाएंगे, बदला लेंगे, बदल देंगे, तोड़ेंगे आपका घमंड। यह लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट डाला है जीतन राम मांझी ने। सवाल यह उठता है कि इस मुद्दे को गरमा करके क्या तेजस्वी यादव ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया? अब लोग इतने तरीके से आक्रामक होंगे, या तेजस्वी यादव ने इसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया कि अरे भैया तुम हमें परिवारवाद कहते हो, या तो दामाद को, जीजा को, उसका दामाद, उसका जीजा, उसका बहनोई, उसका दामाद, ये जगह जगह पर बेटी को एक पार्टी से, दामाद को दूसरे तरीके से, सबको पॉलिटिक्स में लाने की कवायद तो एनडीए में ही चल रही है। और इसीलिए तेजस्वी ने नेशनल दामाद आयोग कह दिया। सुजीत, जिस तरीके से तेजस्वी आक्रामक हैं, अशोक चौधरी निश्चित तौर पर मुझे लगता है सहज तो हैं। अशोक चौधरी को पहले प्रशांत किशोर घेर रहे थे, अब तेजस्वी यादव घेर रहे हैं। अशोक चौधरी को लेकर के पार्टी के भीतर क्या माहौल है? क्या आपको लगता है आपकी जिनकी भी बात हुई होगी? दरअसल ठीक है, और दो लोगों के बारे में जैसा कि मृत्युंजय जी कह रहे थे कि अरे भाई कहा जाता है आप अपनी पार्टी से किसको क्या बनाएंगे, उनका कोटा होता है और वो जो नाम बढ़ाते हैं वो स्वीकार करना मजबूरी होती है। लेकिन अशोक चौधरी ने भी तो अपने दामाद को बनाया, उनका नाम भी तो चर्चा में है, और अशोक चौधरी जेडीयू से हैं। बिल्कुल पंकज जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो मेरी जानकारी है और जदयू के सूत्र से जो मेरी बातचीत है उसके हिसाब से अशोक चौधरी को लेकर के स्थिति असहज है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आप एक चीज को ध्यान देंगे, अशोक चौधरी जब मीडिया के सामने बाइट दे रहे हैं या अपनी बातों को रख रहे हैं तो काफी तर्क दे रहे हैं कि ये फलाने कोटा से, ये ढिमाके कोटा से हैं, ये आरएसएस कोटा से हैं। वो बातों के जाल को ऐसे बुन रहे हैं कि फिर उसमें जवाब देना और निकल के जवाब देना फिर मुश्किल पड़ जा रहा है। आरएसएस कोटा का उन्होंने नाम लिया और आरएसएस कोटा को लेकर के आरजेडी फिर सामने तिल पड़ी। ये आरएसएस कोटा क्या होता है? अशोक चौधरी इसलिए भी सबसे ज्यादा घेरे में है कि एक उनका जो है अतीत है वो सांभवी जो समस्तीपुर से एलजेपी से जुड़ी हुई हैं, दूसरा सायन कुणाल से के साथ जुड़ गया है। अशोक चौधरी को लेके जो दूसरे सोर्सेज हैं, उनका जो पर्सनल लेवल पे जो मेरी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि ये अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था ये अच्छा नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, इसे रोक देना चाहिए था। हालांकि उनका ये भी कहना था कि सायन कुणाल अशोक चौधरी के दामाद होने से पहले किशोर कुणाल के बेटे रह चुके हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा ईव नहीं है। लेकिन दबे स्वर में उनका ये जरूर कहना था ये होना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता तो विपक्ष को इतना खुल के हमला करने का मौका नहीं मिलता। जी पंकज जी। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी का नाम नहीं होता तो विपक्ष को इतना खुल करके
हमला करने का मौका नहीं मिलता। मृत्युंजय शर्मा जी, क्या आप देख रहे हैं कि अशोक चौधरी की पार्टी के भीतर फजीहत होगी? वो नीतीश कुमार के कोप भाजन के शिकार हो सकते हैं। अक्सर ऐसा होता रहा है, कभी कभी अशोक चौधरी को नीतीश कुमार साथ लेकर घूमते रहते हैं, कभी अशोक चौधरी नीतीश कुमार की नज़रों से ओझल दिखाई पड़ते हैं। और जेडीयू में ये खेल करने में बहुत माहिर है नीतीश कुमार, भले ही अब उन पर अचेत होने का, अस्वस्थ होने का आरोप लगता हो। कभी ललन सिंह को आगे बढ़ाते थे, कभी उनको जवाब अशोक चौधरी से दिलवाते थे, फिर संजय झा कूद जाते थे, फिर साथ में विजय चौधरी घूमने लगते थे। किसको बड़ा, किसको छोटा, किसको काटना, किसको पटकना, ये नीतीश भली भांति जानते हैं, और ये नीतीश को अच्छे से समझने और जानने वाले बखूबी जानते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या अशोक चौधरी की वजह से ही, चलिए 2 लोगों के बारे में तो कहा जा सकता है कि भैया ये हमारे मेंबर नहीं है, एलजेपीआर का कोटा था, उसने इनको बनाया, ये जीतन राम मांझी का कोटा था, उन्होंने उनको बनाया, लेकिन ये अशोक चौधरी के दामाद को कैसे बनाया गया? तो अशोक चौधरी कह जाते हैं कि आरएसएस के कोटे से हैं। आरएसएस का भी कोटा होता, जरा मृत्युंजय जी इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए। और दूसरी बड़ी बात, क्या अशोक चौधरी की इस वजह से फजीहत हो सकती है क्योंकि दूसरी बार, एक बार बेटी और दूसरी बार दामाद, अलग अलग माध्यम से उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को प्लेस करने की जो भूमिका निभाई है, उसको लेकर के आपको लग रहा है कि अशोक चौधरी जेडीयू के भीतर भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए पंकज जी, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, अगर आप अशोक चौधरी का राजनीतिक करियर भी देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में वो बहुत महत्वपूर्ण हुए बिहार की राजनीति में। वो साफ साफ आपको दिखा है, उनका कद बढ़ा है जदयू में आने के बाद, और नीतीश जी ने मोटा मोटी उनको अपने साथ लेकर उन्होंने चला है और एक तरह से उनको बढ़ाने का भी प्रयास किया है। उनकी काफी से रही है पार्टी के भीतर भी, आप देखे हैं बाकी बहुत सारी चीजों में। जो शांभवी को टिकट दिलाने का भी जो मामला था एलजीपीआर में, उसमें भी बहुत लोगों का कहना था कि अशोक चौधरी का बहुत बड़ा रोल था। थोड़ी सी असहजता तब आई जब, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान ने अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को पहुंचाया तो जदयू को पहुंचाया, तो ऑफकोर्स अंदर खाने कुछ लोगों को ये नाराजगी हुई कि उसी पार्टी से वो अपनी बेटी को चुनाव लड़वा रहे हैं जिन्होंने उस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन दिक्कत यह है कि पार्टी के अंदर कद भी बहुत बड़ा है, तो खुल के बहुत सारे लोग नहीं बोल पा रहे थे। अब जब शांभवी को टिकट मिल रहा था तो नीतीश ऑन बोर्ड थे या नहीं, इस पे कहना मुश्किल है और मेरी जानकारी नहीं है इस पे, लेकिन मुझे लगता है मोटा मोटी कि ऑन बोर्ड होंगे। बिना नीतीश को ऑन बोर्ड लिए हुए उन्होंने टिकट नहीं दिलवाया होगा एलजीपीआर से, जो मेरी समझ कहती है। अब लेकिन जब शायन कुणाल बने हैं आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सदस्य, और जब विपक्ष इतना ज्यादा आक्रामक हो गया, तो मेरे ख्याल से वो नेता जिनको पहले थोड़ा सा अशोक चौधरी से असहजता थी या एक प्रकार से अटैक करना चाहते थे पार्टी के भीतर, जो उनके खेमे के नहीं होंगे, उनको एक मौका जरूर मिल गया है कि देखिए पिछली बार बेटी को चुनाव लड़वा दिया और इस बार इन्होंने दामाद को बना दिया। तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक ऐसी कंडीशन आई है जहां पे अशोक चौधरी को थोड़ा सा जवाब देना मुश्किल हो रहा होगा। देखिए जस्टिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा श्याम नारायण जी कह रहे थे या सुजीत जी कह रहे थे कि वो किशोर कुणाल के बेटे पहले हैं, और अगर उस एंगल से आप देखेंगे तो बहुत वेल जस्टिफाइड है, क्योंकि धार्मिक न्यास बोर्ड में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा बिहार में एक प्रकार से उस पद का हकदार रहा होगा तो किशोर कुणाल जी रहे होंगे, और उनके बेटे होने के कारण एक तरह से उनको पास ऑन किया गया। लेकिन हाँ, विपक्ष जिस प्रकार से हमलावर है उसमें अशोक चौधरी जी की मुश्किलें बढ़ी है कि वो किस प्रकार से जस्टिफाई करे, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। और अंदर जो लोग भी नाराज चल रहे होंगे, उनके बड़े, उनका जो कद बढ़ा है उससे या उनका जो प्रभाव बढ़ा है उससे, वो जरूर बोलना शुरू करेंगे। तो एक बैकफुट पे आने की बात जो आप कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं पंकज जी, क्योंकि चुनाव के पहले ये हुआ है और दो दिख रहा है। और दूसरा ये भी आप समझे कि सायन कुणाल हो सकता है, उनको जो मेरी समझ है वो चुनाव लड़ने की भी इच्छा रखते हैं, और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे वो अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। तो उसको अब उनको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो जदयू से ना चुनाव लड़के बीजेपी या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो और भी थोड़ा टैक्टिकल हो जाएगा कि एक परिवार में 3 पार्टी के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, उसको जस्टिफाई करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, थोड़ा बैकफुट तो है, ये मैं जरूर मानता हूं। बैकफुट पर हैं ये आप जरूर मानते हैं। बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्या सुजीत, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं जो श्याम किशोर चौबे जी उठा रहे थे कि इतना लंबा इंतजार क्यों करेंगे, जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है, ये गलती जब सबके सामने है तो विपक्ष को इतना लंबा समय क्यों देंगे। हमने देखा किस तरीके से पटना एसएसपी बदल दिया गया,
पटना एसएसपी इसलिए बदला गया क्योंकि पटना में लहराते हुए दिन दहाड़े लोग पिस्टल लहराते देखे गए। यहां तक कि एक दिन एडीजी को पीछा करना पड़ा क्योंकि उनके सामने गोलीबारी हो गई थी और यह चर्चा बहुत आम हो गई। और दिन दहाड़े मर्डर्स भी हो रहे थे, इसलिए एक बड़े तेज तर्रार कड़क ऑफिसर को लाया गया है। अमूमन ऐसा होता था, पटना एसएसपी वो बनते थे जो कि 1 साल के भीतर डीआईजी बनने वाले होते थे, लेकिन 2012 बैच के अवकाश कुमार थे, 2013 बैच को नहीं लाया गया, 2014 बैच के कार्तिकेय शर्मा को लाया गया क्योंकि कार्तिकेय शर्मा बहुत कड़क माने जा रहे हैं। तो सवाल यह है, फॉरेन एक्शन, 5 महीने के आसपास ट्रांसफर, तो फिर ये आयोग को बर्खास्त करने में इतना विलंब क्यों? इसके पीछे की वजह आपको समझ में आ रही है या उन्होंने कुछ बताया है? जी हाँ पंकज जी, जिस टॉप सोर्स से मेरी बातचीत हो रही थी उनका ये कहना था कि इसका एकमात्र रीजन केवल यही है कि अभी सीएम के साथ उनकी मीटिंग फिक्स नहीं हो पाई है। क्योंकि मैंने कहा फिर तो आपकी तैयारी पूरी होगी, उनका ये जवाब था बिल्कुल मैं बिना तैयारी के नहीं मिलता, मैं बिना तर्क, बिना आंकड़े और बिना कागज के सीएम से नहीं मिलता, बस मिलने का इंतजार कीजिए। काफी तल्ख लहजा था उनका, मैं आपको बता रहा हूं पंकज जी, बहुत तल्ख लहजा। लिटरली अगर उसको एक आम भाषा में कहें तो मतलब मैं क्या ही कहूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना तल्ख चलिए लहजा मैं था। आपकी बात समझ ले रहा हूं, लेकिन बड़ा कमाल की बात है कि एक पार्टी के बड़े नेता को अपने सीएम से मिलने के लिए ही इतना इंतजार करना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर राज्य में आम आदमी के सामने समस्या होगी तो पता नहीं कितने साल तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। ये भी बड़ा गंभीर विषय है। पहले जनता की अदालत भी लगती थी, जनता दरबार भी लगता था, लोग अपनी बात भी रखते थे। अब नेताओं को भी अपनी बात रखने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल और सवाल आप कुछ कह रहे हैं सुजीत? जी एक अपडेट मैं और देना चाहता हूं पंकज जी, जैसे अभी कुछ देर पहले श्याम जी ने एक बात कही थी या फिर चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार अगर इस तरह का डिसीजन लेंगे तो निशांत राजनीति में आएंगे तो क्या होगा नहीं होगा। एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा पंकज जी कि जदयू के जितने विधायक हैं वो सब प्रस्ताव लाने की तैयारी में है कि निशांत कुमार को चुनाव लड़ाया जाए, ताकि ये मैसेज जाए कि नीतीश कुमार ने नहीं, पार्टी चाहती है कि निशांत जदयू में आए और चुनाव लड़े। हाँ, वो तो पॉलिटिशियंस बड़े बड़े मास्टर होते हैं और उनको पता होता है कि किस रास्ते से क्या किया जाए ताकि उस तरह का आरोप भी नहीं लग पाए। बहरहाल जमाई जीजा आयोग बर्खास्त होगा ऐसा बता रहे हैं हमारे संवाददाता। उन्हें जेडीयू के टॉप सोर्सेस से यह सूचना मिली है। कब होगा ये समय भी लमसम बता रहे हैं, पर क्या ऐसा वाकई हो पाएगा? नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार अपने ऊपर लग रहे दाग को धोएंगे इसलिए ऐसा करेंगे? जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। मृत्युंजय शर्मा जी, श्याम किशोर चौबे जी और सुजीत श्रीवास्तव, आप सभी मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।